नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ, लेट f इज इक्वल टू, ये कोई फंक्शन गिवन है 1,1, ये ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है 2,3, 0,-1, -1, -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, मतलब इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइन कैसे किया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, फाइंड a एंड b, हमें a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब ये देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखो कैसे। अब देखो ये हमारा फंक्शन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपको पता है फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। आपको ये भी पता होगा कि ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है 1,1, ये किसको बिलोंग कर रहा है, एफ को। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, एक्स, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, वाई बिलोंग्स टू एफ। ये हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। दैट मीन्स अगर आप कंपेयर करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 और वाई की कितनी आ गई 1। सिमिलरली अब ऐसा करो, आप ऐसा करो, यहाँ पर वैल्यू फिल करो। सो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू कितनी है 1, एक्स की कितनी है 1 प्लस बी, तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी कितना आ गया 1। अब इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। अब सिमिलरली अब आपको पता है 2,3 आल्सो बिलोंग्स टू एफ। अगर आप इसको कंपेयर करो x, y से, तो x कितना आ गया हमारा 2, y कितना आ गया हमारा 3। तो अब यहाँ पर वैल्यू फिल कर लो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सो 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी, मतलब 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, सेकेंड है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत सिंपल है, आपको 10th में किया होगा आपने ये। a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, तो हमारे पास a कितना आ गया 2। आप कोई भी वैल्यू में फिल कर लो, पुट इन 1 में फिल करो आप। सो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई -1। आप चेक कर लो, दोनों इंटीजर ही हैं, a कितना है 2 और b कितना है -1। तो ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय। कोई रिलेशन है वो डिफाइन कैसे किया है, आपको पता है यहाँ पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ए और बी कहाँ से आएंगे, नेचुरल नंबर से, और रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हमने रिलेशन वाले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमें पता है कि रिलेशन कैसे गिवन होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स, और रिलेशन क्या है उनमें क्या रिलेशन है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे के स्क्वायर के इक्वल है, तभी रिलेशन हमारा पॉसिबल है। आर दी फॉलोइंग ट्रू, मतलब ये पूछा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो यहाँ पर लिखा है a, फर्स्ट की बात करते हैं, a बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रियल नंबर नहीं है, ये रिलेशन है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, मतलब ये पूछ रहे हैं कि a और a में रिलेशन बन सकता है। अब देखो अगर मैं इफ़ जो हमारा a है उसको अगर 1 सपोज करूँ, विच इम्प्लाइज, तो अगर a 1 है तो दैट मीन्स वो कितना बन गया 1,1। अब 1,1 बिलोंग्स टू r इफ़, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, मतलब a का स्क्वायर, a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1। सो इसका क्या मतलब हो गया, 1,1 बिलोंग्स टू r हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 3। अगर मैं 3 लूँ a को, सो दैट मीन्स, अब देखो अगर 3 है, अब 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, क्योंकि a है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 इक्वल टू 9, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स 3,3 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स जो पहली हमारी कंडीशन है वो क्या है, फॉल्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12th के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, और इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। बट ये सभी कुछ हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस भी अभी नहीं करेंगे। अब देखो इसका क्या मतलब हो गया कि 3,3 डज़ नॉट बिलोंग टू रिलेशन, मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमारा ये तो सेटिस्फाई हो रहा है बट ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इन्होंने बोला कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट हमने एक नेचुरल नंबर ऐसा ढूंढ लिया जिसके लिए ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई
ही नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो, 4 के लिए भी ट्रू नहीं होगा, 5 के लिए भी ट्रू नहीं होगा। सो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जहाँ पर ये ट्रू नहीं होगा। सो सेकंड, अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर a और b का रिलेशन है इम्प्लाइज, उसका मतलब इम्प्लाइज का मतलब कि उसका मतलब क्या होगा कि b और a का भी बनेगा। अब ये बात भी अब ट्रू करके देख लेते हैं। देखो सपोज़ अगर मैं a को लूँ 3, सॉरी ऐसा करें, a को लेते हैं 9 एंड b को लेते हैं 3, क्योंकि पहले हमें रिलेशन बनाना है। इफ़ a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दैट मीन्स a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, क्योंकि a इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि a कितना है 9, b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, विच इज़ ट्रू। सो दैट मीन्स a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। अब वो पूछ रहे हैं क्या इसका मतलब ये भी है कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, इज़ b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग कर रहा है या नहीं। इज़ लिखा मैंने क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये चेक करना है हमें। अब b की वैल्यू कितनी है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज़ इक्वल टू सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट इज़ इक्वल टू सेकेंड का स्क्वायर। फर्स्ट एलिमेंट कितना है हमारा 3 और a कितना है हमारा 9, सो 3 इज़ इक्वल टू 81, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो भी क्या है, फॉल्स। क्योंकि देखो ना यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, बट अगर इसका उल्टा करेंगे तो वो रिलेशन नहीं बन सकता, सो दैट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि a और b का रिलेशन है और b और c का रिलेशन है, इम्प्लाइज। अब प्रूव करना है हमें कि a और c का भी रिलेशन है या नहीं। अब देखो a b c, अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसा करो आप a को ले लो 81, 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, तो ऐसे आप वैल्यूज़ ले सकते हो और ये सभी नेचुरल नंबर्स में से होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, दैट मीन्स a इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, मतलब ये ट्रू हो गया। अब सिमिलरली मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स b इज़ इक्वल टू c स्क्वायर, विच इम्प्लाइज b का रिलेशन बन गया c के साथ। अब a और c का रिलेशन हमें चेक करना है, a कॉमा c इज़ a कॉमा c बिलोंग्स टू r, क्वेश्चन मार्क। चेक करना है इसका क्या मतलब, वो पहला एलिमेंट इज़ इक्वल टू c स्क्वायर। अब पहला एलिमेंट है हमारा 81, अब c कितना है हमारा 3, सो ये कितना हो गया 9। अब 81 नॉट इक्वल टू 9, विच इज़ मतलब ये बराबर तो हो नहीं सकते, इक्वल तो हो नहीं सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट मीन्स ये जो हमारा a कॉमा c है बिलोंग्स टू r, ये ट्रू नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब ये तीनों कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स। अब यहाँ पर भी हमारा रिलेशन नहीं बन रहा क्योंकि 3 को हम 9 के इक्वल नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर भी नहीं बन रहा, 3 को हम 81 के इक्वल नहीं लिख सकते, और यहाँ पर 81 को हम 9 के इक्वल नहीं लिख सकते। ये आपको एग्जाम्पल से ही प्रूव करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया भी कि ये क्वेश्चन क्लास 12th के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हम ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, बट यहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ये कि सेट गिवन है, b 1 5 9 11 15 16 एंड ये कोई फंक्शन है 1,5 2,9 जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 3,1 4,5 2,11 आर दी फॉलोइंग ट्रू, f is a relation from a to b, f is a function from a to b, justify your answer। हमें पूछा है कि ये जो f है ये फंक्शन है या रिलेशन। अब दोनों सिचुएशन में हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। अब देखो सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन के लिए आपको पता है कि खास कंडीशन नहीं होती। रिलेशन की डेफिनेशन जो है वो जस्ट यही होती है कि रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे a क्रॉस b। तो अब लिख लो, आपको पता है 1,1 कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, 1,5 1 की 9 के साथ, 1 को 11 के साथ, सिमिलरली 1 को 15 के साथ, 1 को 16 के साथ। फिर 2 की बारी है, 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2,16।
सिमिलरली अब 3 की टर्न है, 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16. Similarly 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 4 16. अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास इतने एलिमेंट्स ही आ सकते हैं. अब ठीक है, अगर ये रिलेशन है, अगर एफ रिलेशन है, फर्स्ट की बात करते हैं. एफ इज़ अ रिलेशन इफ़ एफ इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. अगर एफ जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का. अब आपको अब चेक करो, देखो एफ में कौन कौन से एलिमेंट है. 1,5 यहाँ पर है, 2,9 यहाँ पर है, 3,1 यहाँ पर है, 4,5 यहाँ पर है और 2,11 वो भी यहाँ पर है. मतलब क्लियरली एवरी एलिमेंट of f is present in a cross b, therefore ऐसा लिखो चलो, therefore f is subset of a cross b, therefore f is a relation from A to B. तो हमने इसको जस्टिफाई कर दिया कि रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये सबसेट है A क्रॉस B का. अब सिमिलरली सेकंड पार्ट, अब अगर देखो ये रिलेशन है तो ये फंक्शन भी हो सकता है. आपको पता है कि फंक्शन भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है. अब हम चेक करेंगे फंक्शन. अब आपको पता है कि फंक्शन में स्पेशलिटी क्या होती है कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए. मतलब अगर किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस हैं तो वो फंक्शन हमारा नहीं हो सकता. अब देखो आपके सामने ही है, 1 किसके साथ अटैच है, आप लिख लो 5 के साथ, 2 9 के साथ, 3 जो हमारा वो किसके साथ अटैच है, 1 के साथ, 4 5 के साथ और 2 अगेन किसके साथ अटैच है, 11 के साथ. यानी कि आप चेक करो इसको, 2 हमें 2 इमेजेस दे रहा है. मतलब 2 9 के साथ भी अटैच है, 2 11 के साथ भी अटैच है. सो लिख लो, सिंस एलिमेंट 2 हैज़ 2 इमेजेस, उसकी 2 इमेजेस हैं, कौन कौन सी, 9 एंड 11, देयरफॉर एफ इज़ नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है. जस्टिफाई हमने कर दिया क्योंकि 2 की 2 इमेजेस बन रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड. मतलब ये कोई रिलेशन है एफ जो सबसेट है जेड क्रॉस जेड का. हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, डिफाइंड बाय. अब डिफाइन कैसे, रिलेशन ए बी कॉमा ए प्लस बी, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और ए और बी कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर मतलब जेड से. इज़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड. वो पूछ रहे हैं कि ये जो एफ है रिलेशन हमारा, ये एक फंक्शन है. जस्टिफाई योर आंसर. अब देखो आपको सबसे पहले पता है, आप ऐसा करो, रिलेशन लिखो. इसका रिलेशन हमारा क्या है, ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड. अब आपको पता है ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ऑर्डर्ड पेयर हमेशा हम एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई. और ये हमारी क्या है, इनपुट, और ये हमारी क्या है, आउटपुट. अब देखो आपको पता है कि जो फंक्शन है वो भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन. अब वो स्पेशलिटी क्या है जो रिलेशन को फंक्शन बनाती है कि जो भी हमारा एलिमेंट है, मतलब इनपुट है, वो किसी भी 2 एलिमेंट से अटैच ना हो. मतलब कोई भी एलिमेंट की इमेजेस, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए. तो हम कोशिश भी यहाँ पर यही करेंगे. देखो आपने क्रैम नहीं करना कि आपने बस यहाँ पर जो मैं वैल्यूज़ आपको बताऊँगा आपने फिल कर देनी है. आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि मैं वैल्यूज़ क्यों फिल कर रहा हूँ. अब यहाँ पर मैं आपको वैल्यूज़ फिल करके दिखाऊँगा. वो वैल्यूज़ फिल क्यों करनी है उसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए. अब देखो ये हमारी क्या है, इनपुट, ये क्या है हमारी आउटपुट. अगर आप चेक करो, अगर इसको कंपेयर करो इस ऑर्डर्ड पेयर के साथ, मतलब ए एक्स इज़ इक्वल टू ए बी एंड वाई इज़ इक्वल टू ए प्लस बी. अब हम वैल्यूज़ फिल करके देखेंगे कि
हमारी सेम एलिमेंट की दो इमेजेस तो नहीं बन रही। आप एग्जांपल देखो कैसे लेंगे, लेट, अब ऐसा करो ए को 1 ले लो एंड बी को 2। आप यहाँ फिल कर लो x इज़ इक्वल टू 1 इंटू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2। दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3। मतलब 2 जो है वो 3 के साथ अटैच है। ठीक है, ये मैंने साइड पे लिख लिया। देखो हम कोशिश करेंगे ए और बी की ऐसी वैल्यूज़ लेंगे थोड़ी डिफरेंट, ताकि जो हमारा x का आंसर है वो 2 ही आए, बट जो हमारी इमेज है वो हमें चेक करनी है कि वो डिफरेंट आ रही है या सेम आ रही है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, लेट ए, अब ए और बी क्या इंटीजर हैं तो मैं नेगेटिव वैल्यूज ले सकता हूँ। ए इज़ इक्वल टू -1, बी इज़ इक्वल टू -2। अब मैंने क्यों लिया ऐसे, क्योंकि अगर मैं ए और बी को देखो x इज़ इक्वल टू ए बी और y क्या है a प्लस बी। अब आपको पता है कि अगर मैं -1 और -2 फिल करूँगा तो मेरे पास x का आंसर कितना आएगा 2, जो इसके इक्वल है, और y -1 -2, y की वैल्यू कितनी आ रही है -3। मतलब यहाँ पर जो हमारा 2 है वो -3 के साथ अटैच है। सो यहाँ से क्लियर जो 2 है वो हमें दो इमेजेस दे रहा है। कौन कौन सी, एक तो दे रहा है 3 और दूसरी कौन सी दे रहा है वो -3। अब क्लियरली अब देखो क्लियरली एलिमेंट 2 जो z को बिलोंग कर रहा है हैज़ 2 images 3 एंड -3, जो किसको बिलोंग कर रहे हैं z को, वो भी इंटीजर में से आ रहे हैं। सो दैट मीन्स 2 की 2 इमेजेस हैं, देयरफॉर f इज़ नॉट अ फंक्शन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 2 की हमारी 2 इमेजेस बन रही हैं। आप कोई और एग्जांपल भी लेके कर सकते हो, जैसे 1,3 यहाँ पर -1 -3, 1,4 -1 -4। सो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं, और हमारे पास यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा, लेट ए इज़ इक्वल टू 9 10 11 12 13 एंड कोई हमें फंक्शन गिवन है a to n, मतलब इस सेट से नेचुरल नंबर तक, ये नेचुरल नंबर है, बी डिफाइंड है। अब फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f ऑफ n इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब एफ एन का आंसर कितना आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। फाइंड रेंज ऑफ f, मतलब हमें रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज फाइंड करने के लिए पहले हमें फंक्शन के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। अब आपको पता होगा, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5। आप चेक कर सकते हो 2 को कोई भी और टेबल डिवाइड नहीं कर सकता, 3 को भी नहीं कर सकता, 5, 7, 11, 13 के बाद 14 को भी अब 2 डिवाइड कर रहा है, 15 को भी डिवाइड कर रहा है 3, 16 को भी कर रहा है 17 एंड सो ऑन। तो पहले आपको प्राइम नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपने फंक्शन की। अब हमारा जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, एफ एन इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, मतलब जो भी इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे। अब फैक्टर्स लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम वैल्यू कौन कौन सी लेंगे, मतलब रेंज फाइंड करने के लिए हमें इनपुट की, मतलब डोमेन की ज़रूरत तो रहेगी। अब देखो हमारी डोमेन क्या है, ए मतलब 9 10 11 12 13। अब देखो 9, अब ऐसा करो फैक्टर्स, इसके सभी फैक्टर्स लिखो आप। फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, 1 नंबर 1 हमेशा आता है, 3 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसा करो 10 के फैक्टर्स लिखो, क्योंकि 10 हमारा नेक्स्ट है। 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 5 और 10। इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं है, 11। अब 11 आप ध्यान से चेक करो, ये प्राइम नंबर है तो 1 और 11, इसको कोई भी और नंबर डिवाइड ही नहीं कर सकता। उसके बाद 12 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे आपको पता, 1 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे भी आता है, 4 के टेबल पे भी आता है, 6 के टेबल पे भी आता है और 12। अब इसके अलावा कोई भी और टेबल पे हमारा 12 नहीं आता। अब सिमिलरली 13 के फैक्टर्स लिखो आप,
1,13, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर को मैंने आपके सामने सभी के फैक्टर्स लिख दिए। अगर मैं यहाँ से फंक्शन डिफाइन करने को बोलूँ आपको f ऑफ 9, अब f ऑफ 9 का आंसर कितना आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। अब यहाँ पर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 3। अब चेक कर लो 3 क्या है, प्राइम नंबर। सो इसका आंसर कितना आएगा, 3। अब सिमिलरली 10 का चेक करो, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अब देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, बट बड़ा कौन सा है, 5। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 है। f ऑफ 10 का आंसर कितना आएगा, 5। 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 कोई भी प्राइम नंबर बनने के लिए उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और नंबर इटसेल्फ, बट 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो f ऑफ 11, अब इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन होगा, 11, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 11। अब सिमिलरली f ऑफ 12, अब देखो इसमें पहले प्राइम नंबर देखो कौन कौन से हैं, 2, 3, बस 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी नहीं, 12 भी नहीं, तो हाईएस्ट कौन सा होगा, 3। अब इसका आंसर कितना आएगा, 3। अब सिमिलरली f ऑफ 13, अब इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 13 नंबर इटसेल्फ, तो दैट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा, 13। अब देखो ये हमारी क्या इनपुट 9, 10, 11, 12, 13 आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा हम कोई भी इनपुट नहीं ले सकते, क्योंकि हमें गिवन है a से लेके नेचुरल नंबर तक, ये सभी नेचुरल नंबर्स ही हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी रेंज। अब रेंज मतलब जो भी हमारी इनपुट है, इनपुट डालने के बाद जो भी हमारे पास आउटपुट आई है वो क्या होती है, हमारी रेंज। सो 3, 5, 11, अब 3 को मैं रिपीट तो नहीं करूँगा, 13, तो ये हमारी क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की सभी एक्सरसाइजेस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। इसलिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि अपने बेसिक्स क्लियर रखो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन भी ईजी ही लगेंगे।